आप सब पर सलामती हो। अबू मोहम्मद सहर का लिखा हुआ है, जब ये दावे थे कि हर दुख का मदावा हो गए, किस लिए तुम बाइसे खूने तमन्ना हो गए। शौक का अंजाम निकला हसरते आगाज़े शौक, राज बन जाने से पहले राज अफशा हो गए। एक निगाहे आशना का आसरा जाता रहा, आज हम तन्हाइयों में और तन्हा हो गए। तेरा मिलना और बिछड़ना क्या कहें किससे कहें, एक जाने नातवां पर जुल्म क्या क्या हो गए। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के मुख्तलिफ कहानियों से हम हवाले देते हैं। पाकिस्तानी सियासत में इन दिनों कौन सा दार दारा है, माजी के अंदर किस तरह की तर्ज सियासत होती रही, सब का हवाला दिया जाता है। लेकिन एक कहानी सुनानी है और उसकी मुमासलत देखिएगा। 1970 की दहाई में एल सल्वाडोर शदीद अंदरूनी सियासी बहरान से दोचार था। कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म था। मुल्क में तबकाती कशमकश अपने उरूज पे थी। गरीब किसान जहां भूखा मर रहा था, वहीं चंद दर्जन हुक्मरान अशराफिया के खानदानों की दौलत में बेतहाशा इजाफा हो रहा था। मुल्क के कुछ इलाकों की महंगे तरीन होटल्स में बैठने को जगह नहीं थी और कुछ इलाके ऐसे थे कि जहां ग़िज़ाई कमी के बायस माजूर बच्चे पैदा हो रहे थे। मुल्क की सियासी जमातें बाहम दस्तो गिरेबां थीं। मुखालिफ टोले को सबक सिखाने के लिए हुक्मरान जमात हर हद तक चली जाती थी और निज़ाम इंसाफ अशराफिया के ड्राइंग रूम में बैठा कॉफ़ी पी रहा था। रह गई मिलिट्री तो वह बगैर किसी रोक टोक के जाली सिक्योरिटी ऑपरेशंस करके और अपने ही निहत्ते शहरियों को लापता करने में मसरूफ थी। आस्कर मैरो अपनी जवानी से यही सब कुछ होते देख रहे थे, लेकिन वो चूंकि चर्च से ताल्लुक रखते थे इसलिए तमाम उम्र मजहबी उमूर में ही मसरूफ रहे। यहां तक कि 1977 में उन्हें एल सल्वाडोर का आर्च बिशप मुकर्रर कर दिया गया। हुकूमत को उम्मीद थी कि हमेशा की तरह अब भी बिशप जो हैं वो चर्च तक महदूद रहेंगे, लेकिन आस्कर रोमेरो कुछ और ही ठान चुके थे। आर्च बिशप रोमेरो ने चर्च की दुआया तकरीबात को तब्दीली के नारों में तब्दील कर दिया। वो किसान पॉलिसी में तब्दीली की बात करने लगे। उन्होंने लगातार कई मजालिस में कानून नाफिज करने वाले इदारों को ललकारा। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान बढ़ते फासलों को मिटाने की कोशिश की। रोमेरो ने मुल्क के कोने कोने में जाकर अवाम को शऊर दिया कि तबकाती खींचातानी आखिर में किसी को नहीं छोड़ेगी। हर गुजरते दिन के साथ हुकूमत पहलू तब्दील करने लगी। सनतकारों, वडेरों, सरमायादारों को लगा कि अब गेम हाथ से निकल रही है। रोमेरो को धमकियां मिलने लगी। रोमेरो ने एल सल्वाडोर में कैथोलिक रेडियो प्रोग्राम और चर्च के मैगजीन का आगाज कर दिया, जिसमें आए रोज उन अफराद की प्रोफाइल ब्रॉडकास्ट की जाती जो सिविल वॉर और सियासी बहरान के दौरान लापता कर दिए गए, मार दिए गए या जिन पर रियासती तशद्दुद किया गया। आर्च बिशप रोमेरो की शोहरत मुल्क के साथ बाहर भी फैलने लगी तो 1980 में रोमेरो ने अमरीकी सदर जिमी कार्टर को खत लिखा और खबरदार किया कि अमरीका उनके मुल्क एल सल्वाडोर की मिलिट्री इमदाद और सियासी मुदाखलत बंद करे, क्योंकि उसका निशाना एल सल्वाडोर के अवाम बन रहे हैं। यह रोमेरो के इनकलाबी सियासी करियर का आखिरी मार्का था और 24 मार्च 1980 को उन्हें एक तकरीब के दौरान फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। रोमेरो को मॉडर्न चर्च की तारीख का सबसे इनकलाबी मजहबी रहनुमा माना जाता है। उन्हें एल सल्वाडोर के सियासी और शहरी बालादस्ती की जद्दोजहद में एक सेंट यानी मुर्शद की हैसियत दी जाती है और आज भी कानून की बालादस्ती और इंसानी हुकूक के मामलात में मजहब के किरदार पे कोई इल्मी बहस हो तो आस्कर रोमेरो का हवाला जरूर दिया जाता है। लीडरशिप का ऐसा फुकदान है कि बेसमत भटकते लोग दवा के नाम पर जहर पिलाने वाले को ही मसीहा मानते रहते हैं। अगर इसका मुकाबला रोमेरो का किसी और शख्सियत से करना है तो यह वाज़े रखना चाहिए कि रोमेरो को उसके मुल्क के लोग और उसके मुल्क की अशराफिया के लोग ये सिर्फ दो हिस्सों में तकसीम करते थे। इसके अलावा दुनिया भर के अंदर रोमेरो को सिर्फ एक ही आंख से देखा जाता है, जो अवाम की आंख थी। तो इसलिए अगर इसका मवाजना किसी और शख्सियत से करना हो तो यह याद रखिएगा कि मुल्क के अंदर अवाम और दीगर अशराफिया वो क्या मवाजना करते हैं और मुल्क के बाहर उस शख्सियत का मवाजना क्या उसी दो पैराए में किया जाता है या सिर्फ एक नजर से ही उस शख्सियत को देखा जाता है।
पाकिस्तानी सियासत में उरूजो ज़वाल जो हैं हम दीगर ममालिक के हवाला जात उसमें देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हवा साजगार बहुत से लोगों के लिए इसलिए नहीं होती कि पाकिस्तान में तर्ज सियासत मुख्तलिफ होता है, सोचने के मराहिल मुख्तलिफ होते हैं, सोच का जाविया इस हद तक दीगर अदवार से तब्दील होता है कि हम ये सोचने में पड़ जाते हैं कि दुनिया किधर से किधर पहुंच गई और हम उसी में अटके हुए हैं। मैं एक मिसाल देता हूं कि रजब तैयब उर्दवान साहब जो हैं उनके मियाँ बरादरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से बहुत अच्छा ताल्लुक उनका रहा। उर्दवान जब 2003 में पहली बार वज़ीर आज़म बने तो उन्हें अच्छी तरह याद था कि उनके पेशरो जो नजमुद्दीन अरबकान हैं उन्होंने मुल्क की तयशुदा सेकुलर कमालिस्ट पॉलिसी से ज़रा सा भी इनहराफ की कोशिश की तो किस तरह तरक्की की नज़रियाती मुहाफ़िज़ फ़ौज ने उनका बोरिया गोल कर दिया था। वो समझते थे इस बात को। हम खान साहब को भी उर्दवान साहब से तशबीह देते हैं, कभी कभार मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी उनसे तशबीह देते हैं कि उधर से वो तरक्की कर रहे हैं तो इधर से ये तरक्की करेंगे। लेकिन ये सोचिए कि उर्दवान की पॉलिसी क्या थी। उर्दवान ने वज़ीर आज़म बनने के बाद खामहक महाज खोल के वक्त ज़ाया करने की बजाय मुल्क की ज़वाल पजीर मईशत को सुधारने और आम आदमी तक बुनियादी सहूलियात पहुंचाने पर तवज्जो दी थी। रफ्ता रफ्ता उनका वोट बैंक वसी और मजबूत हुआ था। ज़रा से उनके कदम जमे तो उन्होंने सदारत संभाल ली, मगर तवज्जो जो थी वो बज़ाहिर तरक्याती कामों की जानिब मरकूज थी। फ़ौज के अंदरूनी मामलात में ना तो मुदाखलत करते थे और ना ही कोई ऐसी वाज़ेह नज़रियाती लाइन इख्तियार की जिससे फ़ौज के कान खड़े हो जाएं। ये बारीक काम उर्दवान मुसलसल 14 बरस तक करते रहे और आंखें भी खुली रखी हैं। लिखने वाले ये लिखते हैं, तज्जियाकार ये लिखते हैं, सियासी पंडित ये समझते हैं कि 2016 में मजहबी रहनुमा फताउल्लाह गौलन के ये हामी अफसरान ने उर्दवान का तख्ता उलटने की कोशिश की तो 14 बरस की रियासत के नतीजे में जो ठोस अवामी हिमायत तैयार हुई थी वो उर्दवान की एक ही पुकार पर दीवार बन के खड़ी हो गई थी और जदीद तुर्क तारीख में पहली बार जनरल्स को सियासी महाज पे पसपा होना पड़ा था। तब से अब तक ना सिर्फ उर्दवान के इक्तदार पर गिरफ्त मजबूत है बल्कि मौजूदा मुआशी बहरान और शदीद कसाद बाजारी की वजह हालिया सदारती इंतखाबात में उसी वफादार वोट बैंक ने रोजमर्रा मुश्किलात नजरअंदाज करते हुए इस उम्मीद पर उनका साथ दिया है कि उर्दवान उन्हें इस बहरान से भी निकाल लेगा। अगर उर्दवान भी 2003 में वज़ीर आज़म बनते ही बगैर किसी ठोस तैयारी के टुन्न होकर नारा लगा देते कि कहाँ है वो शेर जिसके दांत निकालने, तो आज ना उर्दवान होते और ना उनके दांत होते, बस शेर ही टहल रहा होता। सिविलियंस के पास ना बंदूक होती है ना टैंक होती है, एक दिमाग होता है और अगर दिमाग भी ज़ेरक ना हो तो फिर होमवर्क किए बगैर जिस तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर आइन के आर्टिकल के 6 के तहत कच्चा हाथ डालने की कोशिश की गई और उन्हें जिस चाबुक दस्ती से उन्हीं का इदारा मियाँ साहब की नज़रों के सामने मक्खन में से बाल की तरह निकाल के ले गए, इससे कुछ तो सबक हासिल करना चाहिए था। हम तनकीद करते हैं जनरल्स के ऊपर, हम तनकीद करते हैं एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि सियासी तौर पे कौन कहां पे कमजोर था, किसने कब फायदा उठाया। बरसरे इक्तदार आया तो उन्हीं के नारे लगाए और जब इक्तदार हाथ से छूटा तो उनके मुखालिफ हो गया। ये अगर इतने ही नजरियाती होते, इतने ही पाबंदे आइन होते, इतने ही अखलाक से मुज़य्यन होते तो इनके इकदामात तब भी वही होते जब ये इक्तदार में होते हुए इकदामात उठाते थे। इक्तदार से बाहर इनके नारे तब्दील ना होते या नारे इक्तदार के बाहर जो होते वो इक्तदार पे आने के बाद वही होते। इसलिए ये सिस्टम कमजोर रहा, हमारा सियासतदान कमजोर था। हमारे सियासतदान ने अगर बरसरे इक्तदार आने की कोशिश की तो पावर के लिए की, अवाम के लिए नहीं की, अपनी जात के लिए की। और जब अपनी जात के लिए आप कोशिश करते हैं और आप ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान की बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठे हों तो दीगर कुर्सियों पर बैठे हुए भी फिर आप ही की तकलीद करते हैं, वो भी फिर आपकी खामियों की निशानदही करते हुए अपना कारोबार चलाते हैं। अगर आपने मजबूती दिखाई होती और अगर आपने सच्चे दिल से काम किया होता तो हमें दूसरों पर इस वक्त हदफे तनकीद ना किसी को रखना पड़ता, ना हर्फ किसी के बारे में बोलना पड़ता। पाकिस्तान में बेहतरी के इम्कानात रोशन इसलिए भी हो रहे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का कहना है कि अपने जहन से ये बात निकाल दें कि अब मुकदमात में इल्तवा मिलेगा। एक मुकदमे की समाअत के दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर मुकदमात में इल्तवा ना देने से मुतल्लिक अपनी राय देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अब से केसेस में इल्तवा देने का तसव्वुर ख़त्म समझा जाए। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, जहन से ये तसव्वुर बिल्कुल निकाल दें कि मुकदमात में तारीख दी जाएगी। उन्होंने कहा केस में एक तारीख पर फरीकैन को नोटिस जारी होगा और अगली समाअत में दलाइल पर फैसला होगा। उन्होंने कहा केस के तवस्सुत से यह पैगाम सबके लिए है कि अब मुकदमात में इल्तवा नहीं मिलेगा। यह बाकी अदालतों में होता है कि दस्तावेजात जमा कराने का वक्त दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट आखिरी अदालत है जहां तमाम मुकदमात के फैसलों का रिकॉर्ड पहले से मौजूद होता है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 17 सितंबर 2023 को बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जब ओहदे का हल्फ उठाया था तो उन्होंने अपने पहले मुकदमे में कहा था
कहा कि बतौर चीफ जस्टिस कोशिश होगी कि ज़ेर अल्तवा मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि बेहतरी के फैसले होंगे। कुछ मंजरनामा, कुछ इत्तलात अंदर की ऐसी हैं कि जिससे लगता है कि फ़ज़ा तब्दील होने वाली है, हवा तब्दील होने वाली है। जो वापसी का सोच रहे हैं उनके लिए भी हवा तब्दील होने वाली है। तो तब्दीली में किसको फ़ायदा पहुंचता है, ये देखने की ज़रूरत है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।